कभी आपने ये सोचा कि इंसानियत की तारीख में ऐसी कौन सी इमारतें हैं जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। आज से ठीक 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा ही अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका के रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। काहिरा के करीब जजीरा के सहरा में खड़ी ये पथरीली दीवारें, ये फलकबोज ढांचे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि राज हैं। ऐसे राज जो 4000 साल बाद भी खुलने की बजाय और भी गहरे होते जा रहे हैं। ये वो तामीरात हैं जो वक्त के समंदर में एक पहाड़ की तरह खड़ी हैं, जल्जलों, तूफानों और इंसानी जंगों के बावजूद अपनी जगह कायम। और सवाल यह है कि आखिर इनके अंदर छुपा क्या है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज, आखिर इसे बनाया कैसे गया। उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, यहां तक कि लोगों के पास व्हील तक नहीं थे। फिर भी ये शाहकार खड़ा कर दिया गया। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि ताकत की अलामत, एक मजहबी नजरिया या शायद एक खुफिया साइंसी प्रोजेक्ट भी था। और यही वो बात है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। जरा सोचकर देखो, 4000 सालों से ज्यादा कोई बिल्डिंग खड़ी रही इतनी तेज गर्मी में, बारिश आई, तूफान आए, वेदरिंग हुई, दुनिया में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं जो सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हुआ ये सब, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहा जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था 2560 बीसी में और इसे बनाया था फिरौन खुफू ने। यहाँ ये बात बताता चलूं कि ये फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन नहीं था, बल्कि इस जमाने में राजाओं महाराजाओं को फिरौन कहा जाता था। फिरौन खुफू के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि सेकंड महाराजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है और अगर फोटोज में देखेंगे तो ये सिर्फ इकलौता पिरामिड नहीं बल्कि जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड भी हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इससे छोटा है द पिरामिड ऑफ खाफरे, जो कि मिस्र का सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। इसे बनाया था खुफू के बेटे खाफरे ने। और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकोरे, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने इसे बनाया। जमाने में बनाए गए ये इकलौते पिरामिड नहीं हैं, बल्कि इस तरह के टोटल 118 पिरामिड बनाए गए। इनमें से कई पिरामिड टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं और बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या वजह थी इन पिरामिड्स को बनाने की? वही वजह जो सब पिरामिड्स को बनाने की थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया जाता था जहां इनके फिरौनों को दफन किया जाता था। इन सब के पीछे 2 वजूहत बताई जाती हैं। पहली वजह कि कदीम मिस्र में यह अकीदा बहुत मजबूत था कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई दुनिया में जारी रहती है। फिरौन जो अवाम के नजदीक सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा के नुमाइंदे थे, इन्हें मौत के बाद भी इसी शान शौकत में जिंदा रहना था। इसीलिए इनके लिए ऐसी कब्रें बनाएंगी जो ना सिर्फ मजबूत हों बल्कि लाजवाल भी रहें। पिरामिड को इस मकसद के लिए बनाया गया ताकि फिरौन का जिस्म, इसके खजाने और इसके साथ रखे जाने वाले सामान ऐशो-इशरत सदियों तक महफूज रह सके। यूं ये पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ की तैयारी के अजीम शाहकार थे। इसकी दूसरी वजह बताई जाती है कि फिरौन की रूह मौत के बाद सूरज देवता रा के पास पहुंचेगी और आसमानी दुनिया में हमेशा की तरह रहेगी। लेकिन इस सफर के लिए एक अजीम दरवाजा और रास्ता दरकार था जो पिरामिड की शक्ल में बनाया गया। इस पिरामिड की ऊंचाई, सितारों से हम आहंग जाविये और अंदर मौजूद खुफिया रास्ते सब इस अकीदे से जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में इस तरह के कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिले, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो इन्हें सिर्फ 3 एलिसिस मिले और एक खाली कूफन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी और जो खजाना और ज्वेलरी इसके पास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है कि इसे इतने सालों में कोई इसे लूट कर चला गया। जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी अजीब व गरीब हैं। जो सुनने में आती है वो ये है कि ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक पावर प्लांट था जिससे बिजली बन सकती थी। जो लोग इसको मानते हैं, इनका मानना था कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग बड़े ही टेक्निकल थे और जो ऑलरेडी बिजली बनाना जान चुके थे। ऐसी ही एक अल्टरनेटिव थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए ग्रैनरी थी, एक बहुत बड़ा जखीरा। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कैसन ने साल 1998 में।
उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है, इन पिरामिड को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। लेकिन चूंकि इन दोनों थ्योरीज के कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिले, तो ये चीज काफी क्लियर है आज के दिन तक के हिस्टोरियन इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को फिरौन के मकबरे के तौर पर बनाया गया। इस वक्त लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना खजाना हम रखेंगे, उतनी ही अच्छे बीतेगी इनके राजा की आफ्टर लाइफ। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर, आखिर इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया। पिरामिड की दीवारें इतनी सीधी हैं कि जदीद लेजर टेक्नोलॉजी से भी सिर्फ चंद मिलीमीटर का फर्क निकला है। इस वक्त ना कंप्यूटर थे, ना ड्रोन और ना ही जीपीएस, फिर भी इतनी एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि इनके पास रियाजी और ज्योमेट्री का ऐसा इल्म था जो हमसे कहीं आगे था। कुछ साइंसदान तो यहाँ तक कहते हैं कि पिरामिड के डिजाइन में पाई और गोल्डन रेशो जैसे असूल इस्तेमाल किए गए, जो कि एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इल्म या तो किसी खोई हुई तहजीब ने दिया था, या फिरौनों के पास एक ऐसा इल्म था जो आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े पत्थर आखिर ऊपर कैसे चढ़ाए गए। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े बड़े रैंप्स बनाए गए जो मीलों लंबे थे। कुछ का नजरिया है कि पिरामिड के गिर्द सर्कुलर रैंप बनाया गया, मगर हैरान कुन बात यह है कि इन रैंप्स का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। तो क्या वाकई ये इंसानी ताकत से हरकत दिए गए थे, या फिर किसी ऐसे तरीके से जो आज हम खो चुके हैं, जैसे ग्रेविटेशन पुल को कम करने वाली टेक्नोलॉजी या साउंड वेव्स से पत्थरों को हरकत देने वाला कोई राज। बहुत सारे लोग इस बात पर भी यकीन करते हैं कि इसमें एलियंस ने मदद की होगी। अब सवाल यह है कि इन पत्थरों को आखिर काटा कैसे गया। कॉपर उस वक्त एक कॉमन मेटल था, जितने भी टूल्स बनते थे वो सभी कॉपर से बनते थे। ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, इन्हें ये तोड़ते थे डोलराइट का इस्तेमाल करके। कई तरीके इनके काफी यूनिक होते थे, जैसे कि पत्थरों के अंदर ये क्रैक्स और होल्स को ढूंढते थे और अंदर वुड के बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर सोक किए गए थे। जैसे ही वो पानी को अब्जॉर्ब करता, ये वेजेस और एक्सपेंड हो जाते और वो पत्थर टूट जाता। इन सबसे बड़े सवाल पे आए कि आखिर इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि उस वक्त व्हील्स नहीं थे कि किसी गाड़ी की मदद ली जा सके। कहा जाता है इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए राफ्ट सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी। इसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ गए, एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। फिजिशियन डैनियल बोर ने जब टेस्ट आउट किया तो पता चला कि रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी अगर मौजूद होगा तो जमीन पर घिसने वाली जमीन का फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा। ये रेशो काफी बारीक है, करीब 2 से 5%। पानी सैंड में इसकी मदद से गीले रेत में चीजों को ड्रैग करना काफी आसान हो जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था बिना मशीनों का इस्तेमाल किए। अब आमतौर पर पुलिस का एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है इन्हें उठाने के लिए, मगर इस वक्त व्हील्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो रैम्प्स का एक बहुत अनोखा सिस्टम बनाया गया, कुछ इस तरह का रैम्प जो कि स्ट्रेट स्लोप था। ग्राउंड से लेकर टॉप तक इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने एक सिस्टम यूज किया, जहां पर उन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिए आसपास। फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया इन डंडों के अराउंड उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि इन पिरामिड्स को बनाने में स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के दिन हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने में काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। इनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि अच्छे से खाना खिलाया जाता था। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार लोग लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से ही, ज्यादा से ज्यादा दूर ये साउदर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे, जो कि 800 किलोमीटर दूर था। यही वजह है कि इतने हजारों सालों में कई तूफान आए, अर्थक्वेक आए, लेकिन आज के दिन भी मजबूती से खड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप, पिरामिड के बाहर की जो लेयर थी वो बड़े ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब यह है कि जब भी इस पर सनलाइट पड़ती थी ये पिरामिड बहुत ही वाइट कलर के चमकते होंगे। ये वहां एक ऐसी चीज है जो इतने हजार सालों बाद भी टूट गई। ये बाहर की लेयर वॉर्न ऑफ हो चुकी है खुफू और मेनकोरे के पिरामिड से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ऊपर आप थोड़ा सा भी देख सकते हैं इस लेयर को। अगर डिजाइन की बात की जाए तो ये भी बड़ी हैरान कुन है। इन पिरामिड्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि इनकी चारों डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ
एग्जैक्टली अलाइंड है, लेस देन 1 डिग्री का डिफरेंस। मगर कैसे हो सकता है? उस वक्त कोई मॉडर्न कंपास मौजूद नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जीपीएस नहीं था, फिर भी इतनी एक्यूरेसी। तो एक बार फिर रिसर्चर्स ने अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज पेश की। एक पॉपुलर थ्योरी इसको लेकर बताई जाती है ऑटोमन इकोनॉमिक्स। जब दिन और रात एग्जैक्टली बराबर होते हैं तो जमीन पर पड़ने वाले शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जितना डिग्री ऑफ एरर इसमें आया था वही था पिरामिड की डायरेक्शन में एरर। सन 1989 में रॉबर्ट बॉल ने एक और थ्योरी पेश की जिसका नाम था ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि ये तीनों पिरामिड ऑफ गीजा एक्चुअली में ओरियन बेल्ट के जो तारे हैं उनके 3 तारों के स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। इनका कहना है कि ये अलाइनमेंट इंटेंशनल थी और एंशियंट इजिप्ट जानते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। वो तारों को रात को ट्रैक करते थे और इन्हें स्टडी करते थे। उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्रॉप्स को भी सर्टेन अलग अलग वक्त पर हार्वेस्ट करते थे। कहा जाता है कि ये एक फ्रिंज थ्योरी है, मतलब सारी ठीक नहीं है। जैसे तीनों पिरामिड्स एक ही टाइम पर नहीं बनाए गए थे, इसीलिए सन 1999 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी को टेस्ट किया तो एग्जैक्टली पिरामिड अलाइन नहीं थे। जब चीज़ों का ठीक सबूत हमारे पास ना हो तो हम अपने आइडियाज़ बनाते हैं कि कहीं पे कोई लीक मिल जाए तो हम इसे सच मानते जाएं। लोग कहते हैं इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान इसे बना सकें। तो मेरी राय में ये साइंटिफिक थिंक के खिलाफ जाती है। ये एक शॉर्टकट है एक ऐसा सोल्यूशन निकालने में जिसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद ही ना हो। बेटर कि हम एक्नॉलेज करें कि ये चीज़ें हमें पता हैं और ये चीज़ें हमें पता नहीं है ताकि अगली नस्ल इस पे काम करे।